हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो हमारी पिछले 3 यूनिट है, तीसरी, चौथी और पांचवी, उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 3 यूनिट में, तो उन तीनों यूनिट का मैं एक ही क्लास में शॉर्ट में पूरा समझा दूंगी तीनों यूनिट। फिर हम मंडे से इसको यूनिट वाइज पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर आप ये आज की जो क्लास लेंगे इससे आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों यूनिट जो है तीसरी, चौथी और पांचवी, इनमें क्या पढ़ना है हमें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास की जो रूपरेखा है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह 1100 वर्षों का इतिहास है, लगभग 1100 वर्षों का इतिहास। और संस्कृत युग से हिंदी युग की जो विकास यात्रा है, इस सबको जोड़ने का कार्य किया है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसके बाद आ जाएगी यहां हिंदी। ठीक है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 कालखंडों में विभाजित किया। हिंदी साहित्य की जो आधारशिला है वह है आदिकाल। तो इसमें भी बहुत सी प्रवृत्तियां रही हैं और इसके प्रवर्तक आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल, उसका जो समय है वो 1050 से 1375 तक का है। ठीक है, देखिए आदिकाल सबसे पहले है। आदिकाल ये क्या है? हिंदी साहित्य की आधारशिला। आधारशिला इसे कहा जा सकती है। ठीक है। उसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहा जाता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 4 कालखंड बताए हैं उसके आधार पर ये नाम है। तो मध्यकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फिर पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय जो है वो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और 1900 ईस्वी के बाद आज तक का जो समय है वह आधुनिक काल की श्रेणी में आता है। आदिकाल में कुछ रासो काव्य परंपरा प्रवर्तक काव्य लिखे गए थे। आदिकाल जो था वह कविता का युग था। आदिकाल इसे क्या कहा जाता है? कविता का युग। वीर रस प्रधान कविताएं अधिक रची गई थी इसमें, और एक महाकाव्य की रचना हुई थी, वह हमने पढ़ा था, वो कौन बताएगा? हाँ, पृथ्वीराज रासो। एक महाकाव्य की रचना हुई थी आदिकाल में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता जो थे रासो काव्य के, वह कौन थे? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो थे समाज में एक योद्धा थे और कलम के भी धनी थे। उसके बाद धार्मिक साहित्य रचे गए। धार्मिक साहित्यों में रचे गए नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य। तो जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे उन्होंने नाथ साहित्य की रचना की, जो सिद्ध साहित्य के अनुयायी थे उन्होंने सिद्ध साहित्य की रचना की, और जो जैन धर्म के अनुयायी थे उन्होंने जैन साहित्य की रचना की।
तो बहुत बड़ा नाम सृजनात्मकता की श्रेणी में आदिकाल में जो आता है वह है विद्यापति का। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं और जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इन रचनाओं में उन्होंने गायन शैली में राधा कृष्ण को केंद्र में रख करके श्रृंगार और भक्ति प्रधान रचनाएं लिखी। फिर दूसरा इसमें नाम आता है अमीर खुसरो का आदिकाल में। अमीर खुसरो, इनकी मुकरियां और पहेलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तो लौकिक कविता की श्रेणी में सामाजिक परिदृश्य को इन्होंने रचनाबद्ध किया। और भारतेंदु युग की जो हिंदी है, जो खड़ी बोली हिंदी, उसका प्रारंभ जो है अमीर खुसरो से माना जा सकता है। तो वीरता प्रधान साहित्य जो है इस काल में रचा गया। तो इस काल की विशेषता क्या रही आदिकाल की, कि वीरता प्रधान साहित्य इसमें रचा गया था। फिर हम देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का उद्गम जो है दक्षिण से माना जा सकता है, जो द्रविड़ से इसका उद्गम माना जा सकता है। तो सामाजिक परिस्थितियां क्या रही थी भक्ति काल की, कि समाज में, राजनीति में, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जो समाज था उसमें निराशा व्याप गई थी, भोग विलास व्याप गया था। तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण फिर इनमें दो प्रकार की काव्य धाराएं रही। भक्ति काल में भी दो काव्य धाराएं उभर करके सामने आई। पहली है सगुण काव्य धारा और दूसरी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में भी और दो शाखाएं हुई, एक प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। फिर प्रेम मार्गी में भी दो काव्य धाराएं हुई, एक राम भक्ति काव्य और एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और ज्ञान मार्गी में संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। तो जो राम भक्ति काव्य धारा है उसके प्रवर्तक कौन रहे? तुलसीदास। तुलसीदास की भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा। ईश्वर का साकार रूप का वर्णन तुलसीदास ने किया और ईश्वर के साकार रूप के साक्षात दर्शन होते हैं उनके आराध्य प्रभु श्री राम के। उनके काव्य में ईश्वर के साकार रूप को इन्होंने स्थान दिया, उनका वर्णन किया। तो एक सशक्त आधार भूमि जो थी वह तुलसीदास ने प्रदान की। उसके बाद अनेक कवियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका आदि, तो इन सब में हमें जो उपेक्षित पात्र हैं उनको गले लगाते हुए तुलसी के राम दिखते हैं। जो रामायण के जो उपेक्षित पात्र हैं जैसे केवट, सबरी, इन सबको प्रभु श्री राम गले लगाते हुए दिखते हैं। तो ईश्वर के साकार रूप के दर्शन हमें राम भक्ति काव्यधारा में होते हैं। तुलसी के जो राम है वह प्रभु श्री राम है। उसके बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाया केशवदास ने। तो केशवदास के जो राम है वह राजा राम है। जो दरबारी संस्कृति का वर्णन उन्होंने केशवदास ने अपनी रचनाओं में किया। तो रीतिकालीन जो मानसिकता थी उसकी रचना हमें केशव की जो रचना है उसमें देखी जा सकती है, हमें मिल सकती है। तुलसी के बाद केशवदास ने, केशवदास के बाद में सेनापति जो थे रीतिकाल में हुए, उन्होंने राम भक्ति के पदों में मार्मिक वर्णन किया, राम भक्ति के पदों का मार्मिक वर्णन किया है। तो जो राम काव्य परंपरा है इसको आगे बढ़ाया तुलसीदास के बाद में केशवदास ने और केशवदास के बाद सेनापति ने। सेनापति जो रीतिकालीन कवि हैं। फिर है कृष्ण भक्ति काव्यधारा।
कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक रहे हैं सूरदास। सूरदास जो है जन्मांध थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वास्तविक वर्णन किया है, अद्भुत रोचक वर्णन किया है। और राधा कृष्ण की जो संवाद योजना है और वात्सल्य का जो है सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सूरदास के बारे में टिप्पणी की कि सूरदास जो है मां के हृदय का कोना कोना सूर झांक आए हैं। हालांकि सूरदास जो थे वह जन्मांध थे, उन्होंने कभी कृष्ण की प्रतिलिपि या फोटो चित्र कुछ भी नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने हूबहू कृष्ण का जो श्रृंगार के वर्णन किया है उसमें कृष्ण का वैसा ही वर्णन किया है जैसा साक्षात कृष्ण के चित्र में हम देखते हैं। तो सूरदास की जो काव्य परंपरा है उसको आगे बढ़ाया अष्टछाप के कवियों ने। कृष्ण भक्ति परंपरा में रचनाओं को आगे बढ़ाया अष्टछाप के जो कवि थे। अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे? नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी। तो इसको मैं आपको जो अष्टछाप के कवि है ना, इसको याद करने, इनके नाम याद करने के मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जैसे गो, सुक, ने, चार, कप छीने, ये पंक्ति आपको याद करनी है। ये है अष्टछाप के कवियों के नाम। ये प्रश्न भी आता है अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे। तो गो से क्या हो जाएगा? गोविंद स्वामी, सु से सूरदास, क से कृष्णदास, न से नंददास, च से चतुर्भुज दास, क से कुंभन दास, प से परमानंद दास, छ से छित स्वामी। तो ये है अष्टछाप के 8 कवि। फिर है भ्रमर गीत। भ्रमर को प्रतीक बना करके कृष्ण प्रेम से उपालंब देती है गोपियां, तो उसमें जो भ्रमर गीत की जो परिपाटी शुरू की थी वो अष्टछाप के कवियों ने ही की थी, जिसमें से सूरदास प्रमुख हैं। तो कथ्य, भाव, भाषा, शिल्प की दृष्टि से एक अद्भुत संगम जो था वो भ्रमर गीत परंपरा कही जा सकती है। तो इन सभी काव्य परंपराओं में दर्शन का, रहस्य का, सौंदर्य का, प्रकृति का, मूल्यों का ऐसा अद्भुत संगम है। इसीलिए आलोचकों ने, आचार्यों ने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। तो अब प्रश्न बनता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भक्ति काव्य जो परंपरा है उसमें दर्शन का, रहस्य का, सौंदर्य का, प्रकृति का, मूल्यों का ऐसा अद्भुत संगम हुआ, इसीलिए आचार्यों ने इसे स्वर्णयुग की संज्ञा दी। उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय सीमा है वो है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो लगभग 150 साहित्यकार रीतिकाल में रहे हैं। तो रीतिकाल में भी कविता में आचार्यत्व का पक्ष मुखर होता है। रीतिकाल में जो दरबारी काव्य था, कविता को सड़क से उठा करके दरबार तक ले गए थे ये साहित्यकार। राजाओं में जो काव्य के प्रति अभिरुचि तैयार की थी, और उस युग में जहां विलासिता प्रमुख हो गई थी, सुरा सुंदरी प्रमुख हो गई थी, काव्य रचना को श्रोता नहीं मिल पा रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में काव्य को राजाओं को उपलब्ध कराने का श्रेय जो है रीतिकालीन कवियों को ही जाता है। समस्त कलाएं जो थी वह राज्याश्रित हो गई थी, जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला। ठीक है। अकबर के दरबार में जो नवरत्न हुए थे वह रीतिकाल के ही समय में हुए थे। और तानसेन भी दरबारी कवि थे तथा रहीम, बिहारी, मतीराम, देव आदि ये सभी दरबारी कवि थे।
तो सामूहिक परिस्थितियों से भी राजाओं को अपनी रचनाओं से अवगत इन्होंने कराया। उनकी अभिरुचि को, राजाओं की अभिरुचि को केंद्र में रख करके काव्य रचना की, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों से भी उन्हें अवगत कराया। जैसे इन पंक्तियों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि साहित्यकारों ने कैसे उनको अपना जिम्मेदारी दिखाई। जैसे जो जयपुर के राजा जयसिंह थे, उनको बिहारी ने आगाह किया था अपने शासन, अपनी सत्ता को संभालने के लिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह को उन्होंने इस दोहे के माध्यम से सचेत किया था। और स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराये प्राणी नु, तू पंछीनो मारी। फिर उसके बाद रीति काल में भी 3 परिपाटी की शुरुआत हुई थी। वो एक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध जो काव्य थे, रीति काव्य परंपरा जो थी, रीति की परिपाटी का अनुसरण करते हुए जिन्होंने रचना की, वह रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? केशवदास, भिखारीदास, देव और भूषण। तो संस्कृत के तमाम ग्रंथों का अध्ययन करके इन्होंने आत्मसात किया। चिंतन मनन करते हुए उनके जो शास्त्रीय पक्ष है उसको बोधगम्य करके इन्होंने ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया। जैसे रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, ये क्या होते हैं, इन सब भी पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से ग्रंथ भी लिखे। तो रीतिकालीन जो कवि है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक सर्वांग निरूपण, जिन्होंने सभी काव्य अंगों को ध्यान में रखते हुए रचना लिखी। दूसरा विविधांग निरूपण, जिन्होंने एक से अधिक काव्य अंगों को ध्यान में रखते हुए रचना लिखी। और तीसरा है एकांग निरूपण, तो किसी एक काव्यांग को ध्यान में रख करके रचनाएं लिखी। फिर है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध क्या है? रीति क्या है, इसे जानने समझने के बाद उन्होंने लक्ष्य ग्रंथ तो लिखे, परंतु लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। जैसे नायक नायिका, रस, अलंकार का लक्षण नहीं दिया, परंतु उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर उन्होंने उदाहरण तैयार कर दिए। तो इनमें प्रमुख नाम जो आता है वो है बिहारी का। तो बिहारी जो है वो प्रवर्तक कवि हैं रीति सिद्ध परंपरा के, और इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध हुई, बिहारी सतसई, जिसमें 1716 दोहे हैं। बिहारी सतसई, इसके बारे में कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो गागर में सागर भरने का जो काम किया वो बिहारी ने अपनी सतसई रचना में किया। उसके कुछ दोहे मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो शब्द चयन की दृष्टि से, कलात्मकता की दृष्टि से, वाग विदग्धता की दृष्टि से, अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से और ध्वन्यात्मकता की दृष्टि से ये सब अद्भुत है। फिर हम पढ़ते हैं रीति मुक्त। रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य परंपरा एक अद्भुत काव्यधारा है। शास्त्रीय बंधन को स्वीकार नहीं करते हुए, अपने ही बनाए नीति नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना करते थे, वे रीति मुक्त कवि थे। प्रेम के चितेरे कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को प्रवर्तक रहे हैं रीति मुक्त काव्यधारा के, और इन्होंने प्रेम की व्यंजना की। तो भारतीय संस्कृति में प्रेम के प्रतीक की चर्चा वे करते हैं। प्रेम की प्रतिष्ठा लोकहित से जोड़कर घनानंद ने की। प्रेम तो देने का भाव है, प्रेम का अर्थ प्राप्ति नहीं है। कविता में प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन है। अप्रस्तुत योजना, बिंब योजना, विरोध का चमत्कार आदि का अन्यत्र उदाहरण कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा घनानंद के अलावा। तो इसी परंपरा में
और भी आचार्य रहे हैं, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। तो द्विजदेव जो है वो प्राकृतिक चित्रण इन्होंने किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और जो बोधा कवि हैं, इनके लिए कहा जाता है कि निडर कवि थे, सबसे निडर कवि बोधा थे। तो इनके बारे में कहा भी जाता है, इनका जो तेवर थे वो इस प्रकार से है कि आपको नचाए, आपके बाप को भी नचाए। तो ये कविता का इनके तेवर है, ये इनके बारे में कहा जाता है, ये टिप्पणी बोधा कवि के बारे में कही जाती है। उसके बाद है रीति इतर काव्य परंपरा। वैसे मुख्य रूप से तो ये 3 भागों में ही विभाजित किया गया है, लेकिन ये है जिसका विशेष उल्लेख करना चाहिए। ये आपको ये 3 जो है रीतिबद्ध, रीति से रीतिमुख, ये काव्यधाराएं पढ़ने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप गहन रूप से अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि रीति इतर एक काव्य परंपरा भी रही है। रीति इतर यानी रीति से अलग। तो इसमें जो है सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका नाम लिया जा सकता है। वह एक सशक्त योद्धा होने के साथ ही एक कवि और रचनाकार भी हैं। तो उनकी जो रचना है वो है चंडी चरित। जो सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनकी रचना चंडी चरित और जप्पू जी महाराज। जप्पू जी महाराज जो है दशम ग्रंथ जो है इनका, उसमें इनकी समस्त रचनाएं मिलती है। उसके बाद में संत कवि और सूफी कवि गौण होते हुए भी अपना अस्तित्व रखते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1900 ईस्वी से अब तक है। एक प्रकार से मंगल पांडे की क्रांति से आधुनिक काल का आरंभ माना जा सकता है। तो विशेषता क्या रही थी आधुनिक काल की कि कविता का युग अब नहीं रहा था। इससे पूर्व के काल में कुछ गद्य रचनाएं मिली जरूर थी, परंतु वह ब्रज भाषा में थी। तो नए आयाम क्या थे आधुनिक काल में कि हिंदी साहित्य का नया आयाम उजागर हुआ, और यहाँ तक आकर के जो खड़ी बोली थी उसने 2 दिशाएं, खड़ी बोली ने 2 दिशाएं निश्चित कर दी थी, एक गद्य रचना और पद्य रचना। तो इसका जो कविता का जो विकास हुआ था वह भारतेंदु युग में हुआ था। भारतेंदु युग जो राष्ट्रीय चेतना और संघर्ष का युग था। फिर है द्विवेदी युग जो सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक चेतना का युग था, और पत्रिकाएं और उसमें प्रकाशित होने लगी थी। उसके बाद छायावाद, उसमें प्रेम, राष्ट्रीय चेतना की कविता लिखी जाने लगी। फिर प्रकृतिवाद, जिसमें अज्ञेय प्रमुख हैं, उनमें तार सप्तक के कवि रहे हैं। प्रकृतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद नई कविता, नई कविता की काव्य प्रवृत्तियां और उसकी विशेषताएं। फिर उसके बाद अन्य अकविता, विचार कविता, समकालीन कविता, अन्य आंदोलन। तो इसमें अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये जो नाटक लिखे गए थे, एक भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहा जाता है। फिर है गद्य रचना, इसमें उपन्यास, कहानियां, नाटक, है ना। तो उसमें जो उपन्यास है प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंदोत्तर, 3 भागों में विभाजित किए गए। नाटक जिसमें जयशंकर प्रसाद से पूर्व के नाटक और जयशंकर प्रसाद उत्तर नाटक। फिर निबंध, एकांकी, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, पत्रकारिता, डायरी लेखन, आलोचना, समीक्षा। तो इस प्रकार, और अनुवाद भी एक विधा के रूप में उभर कर आ रहा है। तो गद्य का विकास जो हुआ था वह आधुनिक युग में कहा जा सकता है। तो अब तक हमने जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो संपूर्ण रूपरेखा है वह हमने पढ़ी। अब आज की जो क्लास है इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हिंदी साहित्य क्या है, उसमें किस प्रकार की प्रवृत्तियां रही, कौन कौन से आचार्य रहे और कैसी काव्य रचनाएं रही, उनकी क्या विशेषताएं थी। उसके बाद हम अगली क्लास में चरण